हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। और ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है, ये तुम्हारा पहला टॉपिक हो सकता है अगर तुम जावा सीखने जा रहे हो या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हो आज के टाइम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तुमको एक बार थोड़ा फेमिलियर करवाया जाता है कि हम लोग का जो आज के लेवल का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उससे पुराने ज़माने में जैसे पुराना पुराना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था वो तुम्हारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था। और इसको जो जब तुम एक कोर्स में पढ़ोगे तो इसको पढ़ाने का जो तरीका होता है तो बहुत ही अलग अलग टाइप का होता है। और इसको मेरा एक अलग ही स्टाइल है इसको पढ़ाने का। सो लेट्स सी तुमको कितना समझ आता है। तो देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है ये मेरे स्टाइल से। ऐसा मान लो, अगर तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एकदम फेमिलियर नहीं हो तो उसके लिए एक वर्ल्ड क्रिएट करें ना, एक तरीके का एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। तो एक मान लो कि एक स्टेट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं और उस स्टेट का कोई मालिक है। तो उसके पास बहुत सारा फैक्ट्रीज है, समझ सकते हो कि बहुत सारा बिल्डिंग्स है ना, एक बिल्डिंग, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा बिल्डिंग, चौथा बिल्डिंग, बहुत सारा उसके पास बिल्डिंग्स है। तो ये जो मालिक है ना, ये जिसके पास इतना सारा बिल्डिंग्स है, और वो मालिक तुम्हारा हो गया क्लास, ठीक है। उस मालिक को हम लोग क्लास से रेफर करेंगे इन जावा या फिर इन पाइथन, क्योंकि जावा, पाइथन, C++ ये जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें तुम्हारा ये होता है कि एक मालिक होता है। मालिक मानो क्लास, उसके पास बहुत सारा फैक्ट्रीज है। वो फैक्ट्रीज एक्चुअली फंक्शंस है ना। मतलब फैक्ट्रीज में कुछ कुछ फंक्शन होता होगा ना। एक फैक्ट्री में कुछ बनता होगा, एक फैक्ट्री में हो सकता है उसमें पॉलिश होता होगा, एक फैक्ट्री में हो सकता है उसमें कुछ डिज़ाइन लगाया जाता हो। तो अलग अलग फैक्ट्रीज में कुछ कुछ होता है। तो ये फंक्शन करता है। और ये जो जितने भी फैक्ट्रीज है ना वो लगभग रोबोट जैसे हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई, जो तुम एक चीज़ दे दी तो वो फैक्ट्री एक ही काम करता है। जैसे एक फैक्ट्री अगर सिर्फ उसमें पॉलिश कर रहा है तो पॉलिश ही कर रहा है। एक फैक्ट्री अगर डिज़ाइनिंग का काम कर रहा है तो वो डिज़ाइनिंग का ही काम कर रहा है। और ये जो मालिक है वो स्टेट का ऑनर, उसका नाम है, वो क्लास है ना। वो क्लास का जो भी नाम तुम दे दोगे वही वो है। और हम लोग करते क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट पे ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड मतलब उसी के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब मेन सेंटर जो है तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो इस मालिक का जो कर्मचारी लोग है या नौकर है, जो भी कहो, वो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स। तो ये मालिक क्या करता है, अगर उसको बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, उसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, हर फैक्ट्री में एक फंक्शन होता है। और ये मालिक अपना जो ऑब्जेक्ट या अपना जो अपना नौकर मान लेते हैं ना, तो वो अपने नौकर को इस फैक्ट्री में भेजेगा। सबसे पहले फैक्ट्री में भेजेगा, फिर दूसरे में, या किसी भी ऑर्डर में अपने नौकर को भेज सकता है कोई सामान लेके। जो सामान होता है या जो भी चीज़ होता है वो होता है डेटा। वो डेटा लेके, कोई भी डेटा लेके ये इसको इस फैक्ट्री में भेजेगा। तो इस फैक्ट्री में जाके डेटा कुछ एडिट हो जाएगा, है ना। उस मान लो इमेज था तो इमेज, मान लेते हैं इमेज डेटा लेके भेजा है, ठीक है। तो मालिक भेजा, तो किसी फैक्ट्री में इसको बता दिया कि तुमको इस फैक्ट्री में जाना है। तो वो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में जाएगा और उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में जो भी उस डेटा के साथ खेल होगा, मतलब कुछ एडिटिंग, कुछ फंक्शन अप्लाई किए जाएंगे और वो डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। फिर ये जो क्लास है इस ऑब्जेक्ट को बता चुका होगा कि भाई तुमको पहले इस फंक्शन के पास जाना है, फिर इस फंक्शन मतलब इस फैक्ट्री, फिर इस फैक्ट्री, फिर इस फैक्ट्री, और इस टाइप से तुमको ट्रैवल करना है। तो ये जो तुम्हारा सिस्टम है ना, जिसमें एक ये जो ऑब्जेक्ट या जो नौकर है जो ट्रैवल कर रहा है अलग अलग फैक्ट्रीज में, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। जो नौकर है वही ऑब्जेक्ट है। जो मेन मालिक है वो क्लास है। तो इसमें क्या है, तुम्हारा जो और डेटा जो है वो तुम्हारा डेटा ही है ना। डेटा तुम्हारा डेटा है जो कि ये नौकर लेके जाएगा और अलग अलग जगह पे वो डेटा एडिट हो जाएगा। मतलब जो एडिट हो रहा है फैक्ट्री में जाके, जिसमें एडिटिंग का काम हो रहा है, जो मॉडिफाई हो जा रहा है चीज़, वो डेटा है। तो इस टाइप का जो चीज़ होता है वो तुम्हारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वहीं जो तुम्हारा इससे पुराने ज़माने में प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसको अगर तुम विजुअलाइज करोगे एज एन एग्जाम्पल, तो वो कुछ इस तरीके का होता था कि अलग एक डेटा है, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ डेटाज है, और फिर तुम पहले रूम में गए और वो डेटा मॉडिफाई हुआ। और पहला रूम मतलब पहला फैक्ट्री, और वो पहला फैक्ट्री के जगह राजा समझो एक रूम जैसा कनेक्टेड रूम है। तो पहले रूम में गए, उसमें जो मॉडिफिकेशन होना था हुआ, फिर वही डेटा दूसरे रूम में जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस में तुमको चलते जाना है, एक रूम के बाद दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम, पांचवा रूम, ऐसे करते करते अलग स्टेप बाय स्टेप रूम आते जाएगा। और फिर जो डेटा तुम लेके चल रहे हो शुरू से लेके वो मॉडिफाई होता जाएगा। मतलब तुम्हारे पास बहुत कम फ्रीडम है ना। पहला रूम के बाद तुमको दूसरा ही रूम जाना है, दूसरा रूम के बाद जो कनेक्टेड है,
फिर दूसरा रूम से कनेक्टेड है तीसरा रूम का गेट, तो तीसरा रूम तुमको जाना है, फिर चौथे रूम जाना है। तो इस टाइप का जो चीज़ होता है ना, मतलब डेटा एक सिंगल डायरेक्शन में बस फ्लो करते जाता है और जो भी मॉडिफिकेशन होता है उसमें वो होता जाता है। मतलब इसमें एक लाइन बाय लाइन चीज़ हो रहा है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम इधर चल गए फिर उधर चल गए फिर उधर चल गए, ये सब काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एक सीक्वेंस में ही सारा रूम्स है, एक सीक्वेंस में ही तुम्हारा सारा फंक्शंस है, और तुमको पहले इस फंक्शन को विजिट करना है, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को। तो ये जो हो गया वो तुम्हारा हो गया प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। मतलब प्रोसीजर एक प्रोसेस है, उसी के थ्रू तुमको गुजरना है। और वहीं ऑब्जेक्ट तुम्हारा है, यहाँ पे तुम जान रहे हो, जो ट्रैवल कर करके अलग अलग फंक्शन के पास जाता है। मतलब इसको नॉकर हम कहते हैं एक्चुअली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब नॉकर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर तुम उस विजन से देखोगे, उस तरीके से चीज़ों को देखोगे तो। अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज देखते हैं। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले जो दुनिया में प्रोग्राम था वो था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसमें तुम्हारा एम्फेसिस होता था फंक्शंस पे। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है, जैसे कि अगर इमेज डेटा ले ले, ठीक है, इमेज डेटा ले ले तो ब्राइटनेस बढ़ाना इज अ फंक्शन, है ना। वहीं तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना एक दूसरा फंक्शन हो गया। और फिर मान लो एक टिंट लाना है, रेड कलर का टिंट लाना है, जिससे थोड़ा मतलब सनशाइन का इफेक्ट आए या सनसेट का टाइप का इफेक्ट आए, रेड कलर का टिंट इमेज में लेके आना है, तो वो एक अलग फंक्शन हो गया। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो इसमें एम्फेसिस दिया जाता था फंक्शंस पे, है ना। नंबर के सेंस में सोचोगे, जैसे इमेज के सेंस में सोचोगे तो ये सारे फंक्शंस हो गए। नंबर के सेंस में सोचोगे तो सम निकालना एक फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट निकालना एक फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट निकालना एक अलग फंक्शन हो गया। तो इस टाइप से फंक्शंस होते हैं। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एम्फेसिस रहता था फंक्शंस पे। फिर सेकंड इसका फीचर है डेटा वैल्यूज कैन कीप फ्लोटिंग फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। तो इसमें जो डेटा वैल्यूज था, जो भी चीज़ था, अगर तुम इमेज को डेटा मान रहे हो तो इमेज तुम्हारा डेटा हो गया, अगर नंबर को लेके चल रहे हो तो तुम्हारा डेटा नंबर्स हो गया। तो ये जो डेटा वैल्यूज था, तुम्हारा नंबर जो है वो फ्लोट करते रहेगा, मतलब पहले एक फंक्शन के पास जाएगा, फिर दूसरे फंक्शन के पास, फिर तीसरे फंक्शन के पास, तो ये फ्लोट करते रहेगा एक से दूसरे में। फिर ये थर्ड जो लिखा हुआ पॉइंट, यूजर्स टॉप टू डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच ये हो गया कि पहले पहला लाइन को पढ़ेगा, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन। मतलब पहले एक, है ना, एक रूम में गया, फिर दूसरे रूम में, फिर तीसरे रूम में, फिर चौथे रूम में, तो एक सीक्वेंस में ही जाता जाएगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब टॉप टू डाउन, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता जाएगा, अचानक से बीच में इधर चला गया उधर चला गया, ये सब इसमें नहीं होता है। तो इसलिए ये यूजेस टॉप टू डाउन अप्रोच। और फिर फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा, मतलब एक ही डेटा, ग्लोबल डेटा होता है, और वो जितने भी सारे फंक्शंस हैं उस ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं। मतलब जो भी डेटा है उसको लेके इस रूम में घुसे, फिर वो डेटा को लेके हम दूसरे रूम में घुसेंगे, फिर तीसरे रूम में घुसेंगे। तो वो जो डेटा है तुम्हारे पास वो ग्लोबल डेटा है। ऐसा नहीं है कि कोई डेटा ऐसा है जो इस रूम में नहीं घुस सकता और उस रूम में जा सकता है, इस टाइप का डेटा इसमें नहीं रहता। ग्लोबल डेटा रहता है, सारे ही रूम में आप ट्रैवल करते जाइए, सारे ही फंक्शंस में आप घुसते जाइए। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आज के ज़माने का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावा, C++ या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम पढ़ते हो, पाइथन वगैरह वगैरह, जितना भी है सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो किसी और ज़माने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जो कि था जिसको कहते थे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या फीचर होता है? तो इसमें देखो, फोकसेस ऑन डेटा आइटम्स रादर देन फंक्शंस। तो इसमें डेटा आइटम पे फोकस रहता है। अब जो डेटा आइटम है वो इस फंक्शन में के पास जा सकता है, उस फंक्शन के पास जा सकता है, ऐसा मतलब कुछ डेटा है तुम्हारे पास, जो इमेज डेटा है तो उसको इमेज वाले फंक्शंस के पास भेज दिए, जो नंबर वाला डेटा है उसको नंबर वाले फंक्शंस के पास भेज दिया। ऐसा तुम्हारे पास छूट रहता है, मतलब ऐसा काम तुम कर सकते हो। और इसमें फोकस डेटा आइटम पे रहता है। जब प्रोग्राम बनाओगे तो थोड़ा और अच्छा समझ पाओगे कि किस तरीके से मतलब इसमें जो डेटा है वो फंक्शंस के पास जाता है। एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और उसके थ्रू काम किया जाता है। ऑब्जेक्ट बनाने से ना इसमें बहुत हेल्प मिल जाता है। तो ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज अ ब्रिज टू हैव डेटा फ्लो फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाते हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, मतलब कुछ डेटाज है ना, ये फ्लो तुम जब बनाओगे ना, कुछ चीज़ का फील तुमको तभी आएगा जब तुम प्रोग्राम बना रहे होगे। ऑब्जेक्ट हम तुमको जिस तरीके से बताएं कि वो हम जो मालिक रहता है ना, मालिक एस्टेट का जो मालिक है, जो कि क्लास नेम है एक्चुअली, वो ऑब्जेक्ट को कुछ डेटाज देता है कि भाई आप इस डेटा को लेके जाइए और मॉडिफाई कीजिए। मतलब उसका उस क्लास का जितना भी डेटाज है ना, उसको उसके साथ ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। बट अगर दूसरे है ना, क्लास दूसरा भी हो सकता है। मतलब इसमें तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास एक ही नहीं होता है, 2 क्लास भी हो सकता है, 3 क्लास भी हो सकता है। मतलब अलग अलग स्टेट्स हो सकता है, 3 मालिक
उन तीनों का अलग अलग तुम्हारा है ना, एक स्टेट है एक मालिक का, दूसरा स्टेट है दूसरे मालिक का, तो इस टाइप का भी चीज़ हो सकता है तुम्हारा। और जो भी तुम्हारे पास एक स्टेट के मालिक का जो भी डेटा रहता है वो ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता है, बट वो ऑब्जेक्ट में भी मतलब जो डेटा भी होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि कुछ लोकल होता है, मतलब डेटा के बारे में भी तुम पढ़ोगे, अलग अलग टाइप का डेटा, लोकल वेरिएबल, फिर ग्लोबल वेरिएबल, उसमें तो ग्लोबल था, इसमें तुम्हारा अलग अलग टाइप का वेरिएबल्स भी होता है। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसा होता है जो कि सिर्फ एक ही फैक्ट्री के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर ही उसका काम होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे फैक्ट्री में वो जा सकता है, मतलब एक ही फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस है, उसके बाहर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ब्रिज होता है और डेटा टू हैव डेटा फ्लो फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। और ऑब्जेक्ट जो मतलब ऑब्जेक्ट जो पहले एक फंक्शन के पास गया है ना, पहले एक फैक्ट्री में गया, फिर दूसरे फैक्ट्री में गया, फिर तीसरे फैक्ट्री में गया, तो जो डेटा लेके जा रहा है वो तो ये ऑब्जेक्ट ही लेके जा रहा है ना। तो ये तुम्हारा एक ब्रिज बना रहा है कि भाई पहले फैक्ट्री में जाना है, फिर उसके बाद इस फैक्ट्री में जाना है, फिर उस फैक्ट्री में जाना है। ऐसा नहीं है कि बीच में जो भी फैक्ट्री है उसमें घुस गए। तो ये एक तुम्हारा है ना, ये ऑब्जेक्ट वो ब्रिज बना रहा है कि भाई पहले इसको इससे ज्वाइन कीजिए, फिर इसको इससे ज्वाइन कीजिए, उस टाइप का चीज़ हो रहा है। और डेटा तो ये ऑब्जेक्ट ही कैरी कर रहा है ना, तो उसी टाइप से फ्लो होता है। यू कैन ईजिली मॉडिफाई डेटा विदाउट चेंजिंग एनी फंक्शन। तो इसमें तुमको क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि तुमको, तुम्हारे पास कुछ लाइन्स रहते हैं जहाँ पे तुमको ज़रूरी, मतलब फंक्शंस तो तुम बहुत बाद में पढ़ोगे, तुमको शुरू में तो ऐसा ही लगेगा कि जो डेटा है ना, मतलब तुम कोई लाइन में डेटा मॉडिफाई कर सकते हो और फिर उसके बाद फिर फंक्शन में भेज सकते हो। डेटा को अचानक से तुमको मॉडिफाई करने का मन किया तो तुम कर सकते हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि तुम उसको कोई फंक्शन के पास ही भेजो, है ना। तो ये छूट रहता है तुमको। अब ये छूट कैसे, प्रोग्राम में जब पढ़ोगे तो ज़्यादा फील आएगा इस चीज़ का। तो एक हम इन जनरल तुमको बता रहे थे, जो हम तुमको एग्जांपल दे रहे थे, तो उसमें देखो क्लास जो होता है, तो क्लास जैसे यश है ना, ये हम लोग नाम दे देते हैं, और ये जो क्लास नेम होता है ना वो डेटा टाइप भी है एक। जैसे इमेज का एक डेटा टाइप होता है, इमेज एक डेटा है और इमेज का एक डेटा टाइप होता है। फिर नंबर का डेटा टाइप होता है, जैसे कोई इंटीजर है तो उसका एक डेटा टाइप होता है इंट, ठीक है। जैसे इंट जो डेटा टाइप है, डेटा बहुत सारे हो सकते हैं, वीडियो एक डेटा है तो उसका एक डेटा टाइप होता है। फिर तुम्हारा ग्राफिक्स एक डेटा है, एक डेटा ही है ग्राफिक्स, तो उसका डेटा टाइप होता है पी ग्राफिक्स। इस टाइप से अलग अलग डेटा का ना डेटा टाइप होता है। एक मतलब जो पॉइंट वाले नंबर्स होता है उसका डेटा टाइप होता है डबल। तो अलग अलग डेटा टाइप होता है। वैसे यश, ये जो क्लास का नेम है ना, वो खुद एक डेटा टाइप है, ठीक है। और वो डेटा टाइप है किसका, यश डेटा टाइप है, मतलब बताता है कि किस, यश डेटा टाइप है सारे ऑब्जेक्ट, इस क्लास के जितना भी ऑब्जेक्ट होगा ना, जितना भी इसका नौकर लोग होगा, उसका डेटा टाइप जो होगा वो इस क्लास का नेम होगा। तो ये चीज़ भी तुमको कॉन्सेप्ट के लिए जानना ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम लोग, उसका डेटा टाइप क्या होता है, जो क्लास का नेम होता है वो। तो ये देखो हम लोग दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले मालिक का नाम, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम, और फिर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इसलिए न्यू लिखते हैं, और फिर वापस से जो मालिक है उसका नाम लिखते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो इस टाइप से एक मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम है जॉन। तो जॉन हम लोग का मतलब मैसेंजर बन गया, है ना, नौकर बन गया। उसको हम लोग जिधर भेजेंगे, जिस फैक्ट्री में भेजेंगे वहीं पे जाएगा और जो काम बोलेंगे वही करके आएगा। और फिर ये जो हो गया ना वॉइड सम, ये एक फंक्शन हो गया हम लोग के पास, वॉइड इंट जीसीडी, ये एक फंक्शन हो गया। तो ये सम वाला फंक्शन सम निकालता होगा, जीसीडी वाला फंक्शन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालता है। तो ये जो फंक्शंस होते हैं वो लगभग रोबोट्स टाइप के होते हैं, है ना, जैसे फैक्ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं फंक्शंस हैं। तो उस टाइप का मॉडल रहता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो तुम और जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, इसमें प्रोग्राम है नहीं, ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये बस ये जो डॉट 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 है उसमें हम मतलब कुछ कुछ लिखा होगा, हम तुमको बस एक ऐसी फील देने के लिए किए हैं कि किस टाइप से प्रोग्राम लिखा जाता है, और मतलब किस, ये जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो दिखता कैसा है ना, तो उसका लाइन दिखता कैसा है। तो ये वो लाइन है, और क्लास का जो नेम होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस टाइप का चीज़ होता है ऑब्जेक्ट और क्लास। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, अ यूनिक एंटिटी विच कंटेन्स डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट के पास डेटा जाता है ना, ऑब्जेक्ट जो नौकर होता है उसको सबसे पहले तो हम लोग डेटा देते हैं ना, जो भी डेटा क्लास के पास रहता है, जो भी मालिक के पास रहता है वो डेटा वो ऑब्जेक्ट को दे देता है। और फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग फंक्शंस को जाके विजिट करता है। तो ये एक एंटिटी है जो कंटेन करता है डेटा और फंक्शंस टुगेदर इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको OOP बोलते हैं। तो सिंपली स्टोर्स डेटा वैल्यूज यूज्ड फॉर फंक्शन कॉलिंग।
और इसका यूज़ हम लोग करते हैं फंक्शन कॉलिंग, मतलब इस फंक्शन के पास उसको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि इस फंक्शन कॉलिंग से ऐसा फीलिंग आता है जैसे फैक्ट्री कॉलिंग, मतलब फैक्ट्री को ये बुला ले रहा है। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट जो है वो फंक्शन के पास जाता है, बट तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि फंक्शन ऑब्जेक्ट के पास आता है, जो भी है ना, दोनों मिल रहा है। अब ये मानो कि ये इसके पास गया या वो इसके पास गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उस फंक्शन के पास गया, तो ऑब्जेक्ट जाता है उस फंक्शन के पास, ऐसा हम फील करते हैं। बट उसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, उस चीज़ को कहते हैं हम लोग फंक्शन कॉलिंग। ऑब्जेक्ट बुला रहा होगा शायद फंक्शन को और फिर जाता होगा उसके पास, इस टाइप का तुम सोच सकते हो। और अभी कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो जब प्रोग्राम करने लगोगे और थोड़ा तुरंत तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रोग्राम में तुरंत नहीं आता है। थोड़ा प्रोग्राम कर लेते हो, जो बेसिक प्रोग्राम है वो सारे कर लोगे तो बहुत नेक्स्ट मतलब करीब 100 प्रोग्राम के बाद तुमको एक ऐसा प्रोग्राम देखने को मिलेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ हो रहा होगा, फंक्शंस का यूज़ हो रहा होगा, ये सब हो रहा होगा। मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ बहुत जल्दी आ जाएगा, बट फंक्शंस एक्चुअली जो फंक्शंस हम लोग इन सब डेफिनेशंस में बात कर रहे हैं, उन फंक्शंस का तुम्हारा जो काम है वो थोड़ा बाद में आएगा। मतलब अगर तुम 9 में हो, अभी क्लास 9 में हो और जावा स्टार्ट कर रहे हो, तो क्लास 10 में तुम देखने को मिलोगे, 1 साल बाद तुमको फील आएगा कि ये सब चीज़ होता क्या है। बट अभी फ़िलहाल जानते हैं सिर्फ ऐसे ही। तो क्लास क्या होता है? तो क्लासेस इज अ सेट, है ना। अ सेट लिख दिए हम जल्दी से, बट अ सेट होगा, इज अ सेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो एक क्लास में क्या होता है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास पोजेस सेम एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर डिफाइंड विद इन द सेम क्लास। एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास, हेंस अ क्लास इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑब्जेक्ट फैक्टरी। तो क्लास क्या है? अ सेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का, उसके पास लगभग सेम प्रॉपर्टी, मतलब उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, उसी मालिक, मतलब उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो वो उन्हीं सारे फंक्शंस में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो सेम प्रॉपर्टी, सेम एट्रीब्यूट्स उसके पास होता है, और मतलब सेम टाइप का फीचर्स वो उसके पास रहता है, क्योंकि वो उसके पास वही सारे फैक्टरीज है, वही सारे फंक्शंस है, और उसका जो डेटा भी है वो कॉमन डेटा है, मतलब उस क्लास में जो डेटाज है वही वो यूज़ कर सकता है। तो पोजेसेस सेम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर डिफाइंड विद इन द सेम क्लास, जो कि उस क्लास में डिफाइन किया जाता है। उस क्लास के अंदर ही कुछ फंक्शंस रहते हैं, उस मालिक का स्टेट के अंदर ही कुछ तुम्हारा फैक्टरीज रहता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास। एक ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस विदाउट अ क्लास तो हो ही नहीं सकता ना, है ना। जो कर्मचारी है या जो तुम्हारा नौकर है वो बिना मालिक के तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास। एक क्लास में तुम बहुत सारे नौकर्स को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, एक मालिक बहुत सारे नौकर को रख सकता है। तो हेंस अ क्लास, जो क्लास है, जो मालिक है, इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। मतलब वो ऑब्जेक्ट का फैक्ट्री है, जितना सारा नौकर रखना रख सकता है, फैक्ट्री है उसके पास, मतलब बहुत सारे नौकर रख सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख सकता है। और ये ऑब्जेक्ट बहुत काम का चीज़ है यार, क्योंकि ये अलग अलग फंक्शंस के पास जा सकता है, जिस टाइप से ट्रैवल करवाना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस फंक्शन के बाद इसी फंक्शन के पास जाए, जो कि पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता था। तो इसलिए ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आ जाते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत जो बेसिक एलिमेंट्स होता है, जिसका हमको बहुत हेल्प मिलता है और बहुत ही अच्छे फीचर्स टाइप के कह सकते हो ये, तो वो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑब्वियस है, नाम से ही क्लियर है। क्लास होता है, क्लास तुम समझ ही रहे हो, फील तो दे ही चुके हैं उनको कि एग्जाम्पल्स के तौर पे, है ना। क्लास मतलब बहुत सारा मालिक हो सकता है, और अलग अलग मालिक का अलग अलग फैक्टरीज हो सकता है, उस टाइप का चीज़ हो सकता है। फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, ये सारा जो है वो बेसिक एलिमेंट्स है ओपी का। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को ऑलरेडी देख चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? द सिस्टम ऑफ रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास इज नोन एज डेटा रैपिंग। और इनकैप्सुलेशन भी लगभग ये हो गया कि इनकैप्सुलेशन थोड़ा डिफरेंट हो गया। डेटा रैपिंग तो समझिए क्या होता है, मतलब फंक्शन और डेटा को एक सिंगल यूनिट जो कि क्लास के अंदर ही रहता है ना, डेटा और फंक्शंस। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर डेटास भी रहता है और जो फैक्टरीज है, जो फंक्शंस है, वो भी रहता है। तो इसको कहते हैं डेटा रैपिंग। एक ही क्लास के अंदर है, और ये जो डेटा है वो तुम्हारा, जो एक क्लास के अंदर जो डेटा है वो दूसरे क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकता बहुत ईजिली। और इनकैप्सुलेशन तुम्हारा हो गया कि मतलब ये जो फ्लो नहीं हो सकता ना, इनकैप्सुलेशन मतलब हम इनकैप्सुलेट कर दिए हैं कि जो भी डेटा और फंक्शन एक क्लास का है वो दूसरे क्लास में बहुत आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि फ्लो नहीं कर सकता, बट बहुत आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन। समझ गए? एक क्लास का एक स्टेट के जो ओनर है
उसका जितना भी फैक्ट्री और जितना भी उसका नौकर लोग हैं, वो लोग बहुत आसानी से दूसरे फैक्ट्री मतलब दूसरे स्टेट के फैक्ट्रीज और उसके जो मतलब उसका जो कर्मचारी लोग हैं, जो नौकर लोग हैं, उसके साथ कोई या उसका जो डेटा है उसके साथ डील बहुत आसानी से नहीं कर सकता, बल्कि ये और वो अलग है। तो वही चीज़ को इनकैप्सुलेशन कहते हैं कि ये थोड़ा अलग चीज़ हो गई, ये बहुत आसानी से उधर नहीं आ सकता और वो बहुत आसानी से इधर नहीं आ सकता, तो इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब आते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन पे। तो एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। तो देखो एक्चुअली में प्रोग्राम के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, जैसे कि हम लोग एक वेरिएबल अचानक से क्रिएट करते हैं, एक नया डेटा को हम लोग क्रिएट करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग करते हैं उसके पीछे जो कुछ होता है कंप्यूटर में, है ना, वो हम लोग नहीं जानते। मतलब कैसे बाइनरी नंबर्स के थ्रू, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 1 और 0 जानता है, तो 1 और 0 जो कि तुम्हारा मतलब बहुत ही जो बहुत पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे ना, वो सिर्फ 1 और 0 की मदद से बनते थे। तो उतना जो हम लोग नहीं जानते कि आखिर एक्चुअली में जो हम लोग नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं या कोई नया डेटा और नया फंक्शंस ये सब जो क्रिएट करते हैं, तो एक्चुअली में अंदर में कंप्यूटर में क्या होता है ये हम लोग नहीं जानते। तो हम लोग सिर्फ एसेंशियल फीचर जो फीचर है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसको यूज़ करते हैं विदाउट ये जाने कि बैकग्राउंड में आखिर ये सारा काम जो हो रहा है वो हो कैसे रहा है। तो यही कहीं ना कहीं डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। हम लोग को नहीं पता कि अंदर में क्या हो रहा है, बट हम लोग बस एसेंशियल फीचर जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जावा या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फीचर है। अच्छा ये क्योंकि हम लोग को नहीं पता, उतना डिटेल में हम लोग नहीं घुसते, अपना काम हो जाता है, यही चीज़ है इसका मतलब। फिर इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास कैन लिंक एंड शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अनदर क्लास। तो देखो इनहेरिटेंस क्या होता है ना कि जैसे एक स्टेट का मालिक है ना, एक इनहेरिटेंस बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें या फिर यूजुअली भी यूज़ होता है कॉमन लैंग्वेज में भी, कि हम अपने पापा की प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ उनके पास है, वो हम इनहेरिट करते हैं। तो होता क्या है, इनहेरिट करते हैं मतलब जो उनके पास है वो अपना हो जाता है और उनके पास तो रहता ही है वो, बट हम इनहेरिट कर लेते हैं। तो इनहेरिटेंस में क्या है कि तुम्हारे पास जो भी फंक्शन एक क्लास है उसका जितना भी फंक्शंस है और जितना भी उसमें डेटाज है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, वो सबको एक और क्लास है ना, एक क्लास हम ऐसा बनाएंगे जो कि इसको इनहेरिट करेगा। एक और नया क्लास बनाएंगे और वो क्लास इसको इनहेरिट करेगा, मतलब वो इसका बच्चा होगा। तो इसका बच्चा जो होगा, जो इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मतलब ले रहा है, इसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, इसका फंक्शंस और इसका डेटा, इसका ऑब्जेक्ट्स, इसका प्रॉपर्टी है, तो उसको हम इनहेरिट कर लिए। मतलब हम उसको उन सारे फंक्शंस को अब ये यूज़ कर सकते हैं। ये जो नया क्लास हम बनाए वो इसको इनहेरिट कर लिया, मतलब इसके जितने भी फंक्शंस है उसको वो यूज़ कर सकता है। तो यही इनहेरिटेंस होता है। तो एक नया क्लास बनाएंगे जो लिंक एंड शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अनदर क्लास। एक अनदर क्लास वही जो मतलब पेरेंट क्लास है इसका, उसका जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी उसका ऑब्जेक्ट्स का कॉमन प्रॉपर्टी है, जो फंक्शंस है, जो डेटा है, उसको ये इनहेरिट कर सकता है। तो ये इसका इनहेरिटेंस का फ़ायदा है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पसेस, है ना, एक फंक्शन को एक से ज़्यादा पर्पस के लिए। इट अलाउज द यूज ऑफ डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कीपिंग द सेम एक्सटर्नल इंटरफेस। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही चीज़, एक ही फंक्शन को मोर देन वन पर्पस, मतलब नाम सेम ही रहेगा या दिखने में सेम लगेगा बट वो काम अलग अलग करेगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अगर दो नंबर्स है, इंटीजर ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 3, तो जब एस का जो वैल्यू होगा a प्लस बी वो होगा 1 प्लस 3, जो कि आउटपुट तो हमको देगा 4, है ना। तो दो नंबर है उसको ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या प्लस साइन लगा के बस ऐड कर रहे हैं, तो हमको उसका सम मिलेगा, मतलब 1 प्लस 3 4 मिल जाएगा। लेकिन अगर दो ठोस वर्ड्स है या सेंटेंसेस है, जैसे एक वर्ड हो गया तुम्हारा ओम और दूसरा वर्ड हो गया शिवाय। अब जब एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, S1 जो है वो ओम है, S2 जो है वो शिवाय है। अब अगर हम एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं S3 जो कि है S1 प्लस S2, तो हमको S3 जो होगा वो होगा ओम प्लस शिवाय, जो कि होगा ओम शिवाय, है ना, ओम शिवाय। मतलब कि ऐड हो जाएगा दोनों वर्ड, लेकिन एडिशन ये नंबर वाला एडिशन नहीं है ना, साइन हम प्लस का यूज़ कर रहे हैं, नंबर को ऐड करने में भी प्लस का यूज़ कर रहे हैं, वर्ड को ऐड करने में भी प्लस का यूज़ कर रहे हैं। बट वर्ड को ऐड जब कर रहे हैं तो एडिशन क्या हो रहा है, अलग टाइप का हो रहा है, दोनों वर्ड कॉन्कैटिनेट हो जा रहा है, दोनों वर्ड जुड़ जा रहा है आपस में आके, ओम शिवाय हो जा रहा है। बट वहीं नंबर के केस में भी प्लस ही साइन का यूज़ कर रहे थे, बट वहाँ पे काम डिफरेंट हो रहा था। तो देखने में दोनों चीज़ सेम लगता है, एक्सटर्नल इंटरफेस सेम है,
बट इंटरनली जो काम हो रहा है, अंदर में जो काम हो रहा है कंप्यूटर के, वो अलग हो रहा है। यहाँ पे नंबर्स को ऐड किया जा रहा है और यहाँ पे उसी प्लस साइन के द्वारा इन दोनों वर्ड्स को बस जोड़ा जा रहा है, कॉन्कैटिनेट किया जा रहा है। तो यही चीज़ होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और ऐसा तुम और भी चीज़ देखते हो, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसा कई चीज़ तुमको देखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब आते हैं हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है। तो अ प्रोसेस टू लिंक द फंक्शन कॉल विद फंक्शन सिग्नेचर एट रन टाइम। तो देखो फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। एक फैक्ट्री में जाओ, इस वाले फैक्ट्री में जाओ, वो फंक्शन कॉलिंग जैसा होता है। और फंक्शन सिग्नेचर, तो फंक्शन सिग्नेचर तुम्हारा वो फंक्शन का हेडर जैसा कुछ होता है एट रन टाइम। वो भी मतलब रन टाइम पे फंक्शन कॉल कैसे काम करता है, जैसे हम पहले ये फंक्शन को कॉल किए, फिर वो फंक्शन को कॉल किए, फिर वो फंक्शन को पहले इस फैक्ट्री में विजिट करो, फिर उस फैक्ट्री में, फिर उस फैक्ट्री में। इस टाइप से हम लोग बोल तो देते हैं कि ऑब्जेक्ट को कि भाई आप ऐसे ऐसे कीजिए, लेकिन एक्चुअली में रन टाइम पे ये सारा जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, तो बहुत ही थोड़ा मतलब अच्छा कुछ कोड्स लगा के काम होता है ना। अलग अलग अंदर जो काम होता है वो कुछ नंबर से लिंक किया जाता है अलग अलग फंक्शन को, और उस कोड के हिसाब से तुम्हारा काम किया जाता है। तो इसको डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं इस फीचर को। मतलब जो आप कर रहे हैं, हम लोग ये तो नहीं है ना कि प्रोग्राम एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे कर रहा है, नहीं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, अलग अलग फैक्ट्री में विजिट कर रहा है। तो ये सारा काम एक्चुअली इंटरनली कैसे होता है वो तुम्हारा डायनामिक बाइंडिंग के अंदर आ जाता है। डायनामिक मोशन से रिलेटेड है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर उधर जाता रहता है ना, अलग अलग फैक्ट्रीज में जाता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो ये जो चीज़ होता है रन टाइम पे तुम्हारा इंटरनली ऐसे काम करता है, ये जो प्रोसेस है उसको तुम्हारा डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं। तो ये सब जो तुम्हारा चीज़ हम तुमको आज बताएं, ये थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैसे काम करता है, क्या होता है, ये था। और अब हम लोग अगले क्लास में क्या करने वाले हैं, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो तुम्हारा थोड़ा बेसिक प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रोग्राम्स हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि सम, प्रोडक्ट, ये सब निकालने वाला, और फिर नंबर्स का पैटर्न वाला प्रोग्राम, फॉर लूप, इफ, एल्स, ये सब हम लोग मतलब एकदम बेसिक से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 9 जो आईसीएससी में क्लास 9 में, या फिर इन जनरल जावा प्रोग्राम सीखना चाह रहे हैं अभी, है ना, एकदम स्टार्टिंग से, तो क्लास 9 में ही जावा इंट्रोड्यूस होता है आईसीएससी में। तो हम जावा लैंग्वेज इन जनरल तुमको सिखाने वाले हैं अब। तो एक वीडियो जो आएगा वो बेसिक से स्टार्ट होगा। और वहीं अगर कोई क्लास 11 में है तो क्लास 11 में भी तुम्हारा सेम ही लगभग पोर्शन है, रिविजन है। तो हम टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, और क्लास 11 क्लास 9 का अलग अलग प्लेलिस्ट आ जाएगा, जिससे तुम जो लोग क्लास 9 में वो वही टॉपिक्स को देखें, क्योंकि क्लास 9 और क्लास 10 का जो टॉपिक्स होता है उसी को थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के क्लास 11 में लेके आया जाता है। पहले क्लास 11 में तुमको थोड़ा बेसिक चीज़ें देखने को मिलेगा, जो कि क्लास 9 और 10 का रिविजन जैसा लगेगा, और फिर उसी का थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल का चीज़ आ जाएगा। तो इसलिए जो क्लास 11 में है या जो क्लास 9 में बस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई ऐसे कैंडिडेट जो जावा बस सीखने के लिए सीख रहे हैं, है ना, वो इंटरेस्ट, क्योंकि जावा का बहुत काम है, अगर तुम सीख लेते हो तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स इन वेरी गुड कंपनीज लाइक गूगल एंड अमेजन एंड वेरी वेरी गुड कंपनीज, टेक कंपनीज। तो इसलिए सीख सकते हो। और यही है, तो क्लास 9 और क्लास 11 का अलग अलग प्लेलिस्ट आएगा, और जो टॉपिक्स उनको नेसेसरी होंगे वो टॉपिक्स का वीडियोस प्लेलिस्ट में चला जाएगा। एंड वीडियोस अभी आते रहेंगे, एंड इट विल बी लाइक एकदम आसानी से तुम जावा सीखो, उस टाइप से एक एक करके लाइन बाय लाइन वीडियो आते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।